नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमारी हेल्प करेंगे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या रहेगा, एक तो हम फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं ये अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ही कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच का डिफरेंस और ये होते क्या हैं ये भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो सीट की पेटियाँ बांध लो एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे सभी को। आई होप सब एकदम एक्साइटेड एंड एकदम हेल्दी होगे एंड रेडी होगे अपनी नोटबुक्स के साथ टू मेक दी नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, जो भी हम आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, एंड एक दूसरी नोटबुक के साथ भी जिसमें तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सो येस, गेट रेडी विद बोथ ऑफ दीज नोटबुक्स एंड दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले वाई क्लियर करेंगे, उसके बाद लास्ट क्लास का रिवीजन, लास्ट क्लास में क्या करा था वो तो इतना नेसेसरी है नहीं। हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी के थ्रू, एक बार उसका ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद हम आज के चैप्टर पर चलेंगे एंड चैप्टर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद एंड यूज़ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को अच्छे से समझेंगे एंड कुछ होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद करेंगे तो खैर होमवर्क क्वेश्चंस तुम करोगे ना, मैं तो तुम्हें दे दूंगा। और एक क्विक रिवीजन के बाद वी विल कंक्लूड द क्लास। आज छोटी सी क्लास होने वाली है बट दिस विल क्लियर सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि काफ़ी नेसेसरी हैं एंड इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स बहुत आगे तक तुम्हारे काम में आने वाली है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए तो वहाँ पे भी काम आएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उसमें भी इकोनॉमिक्स में ये चीज़ बहुत नेसेसरी रहेगी एंड काफ़ी लाइक बेसिक सी चीज़ है ये, जो काफ़ी हाई लेवल तक हमारे साथ रहती है, तो इसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अभी ही हो जाएगी तो बिल्कुल कोई दिक्कत आएगी नहीं एंड हम बहुत अच्छे से इक्विप्ड हो जाएंगे फॉर आवर फर्दर स्टडीज़ एंड जो भी हमें आगे करना है। तो सबसे पहले लेट अस रिमाइंड आवर वाई, कि वाई वी आर डूइंग दिस। अगर तुमने ये अभी तक नहीं करा एंड दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर, देन जस्ट टेक अ पेपर, राइट दिस डाउन ऑन दैट। एंड अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। जस्ट राइट दिस ऑन द फर्स्ट पेज कि वाई यू आर स्टडिंग, और वाई यू आर स्टडिंग दिस वे। दिस वे मीन्स कि बियॉन्ड द बुक्स एंड बियॉन्ड द सिलेबस हम इस चैनल पर जिज्ञासा रश पर पढ़ते हैं। हमारी पढ़ाई जो है क्यूरियोसिटी ड्रिवन होती है, इट इज़ नॉट सिलेबस ड्रिवन। तो इस तरीके से इफ़ यू आर विद अस, इस तरीके से पढ़ रहे हो, सो इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हो एंड इवेंचुअली तुम पढ़ ही क्यों रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट योर वाई एंड राइट दैट डाउन ऑन अ पेपर और ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर नोटबुक। एंड जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतनी लेस मोटिवेशन हमें डेली चाहिए रहेगी। इस तरीके से हमारा काम चलेगा। वॉट इज़ माई वाई ऑफ डूइंग दिस? I am doing this because I am curiously hungry about gaining and delivering knowledge in different and interesting ways. नॉलेज को कैटर करते रहना अलग अलग तरीके से एंड नॉलेज को डिलीवर करना इन डिफरेंट वेज, दिस इज़ समथिंग विच आई एम हंग्री अबाउट एंड दिस जिज्ञासा रश एग्जिस्ट फॉर द सेम रीज़न। और भी रीजन्स हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न एंड येस, जो भी मैं पढ़ता हूँ पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दिस इज़ माई वाई। थिंक अबाउट योर वाई, लिस्ट दैट डाउन ऑन अ पेपर। ये तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपना वाई लिख रखा है। यू जस्ट राइट योर वाई एंड उसको फील करो एंड आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, तो एक 30 डेज़ का प्रॉमिस लो खुद से, 5 से 10 मिनट की कोई भी छोटी से छोटी आदत जो तुम डेली करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ विदाउट एनी ब्रेक। और अगर ब्रेक होता है तो जैसे 5 मिनट की जगह तो तुम अगले दिन उसको 10 मिनट करना। सो इस टाइप का कुछ करते रहना है तुमने एंड फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना है। वॉट आई डिड, वॉट वॉज माई प्लेज, आई सेड कि मैं करंट अफेयर्स को डेली देखूंगा एंड ये 7 अप्रैल से लेके 7 मई तक सारे के सारे यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आफ्टर 7 मई तो सारे के सारे तुम्हें हाईलाइट्स में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके इस हाईलाइट में तुम्हें सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारे के सारे करंट अफेयर्स फ्रॉम 7 मई टू 7 अप्रैल। ये बेसिकली अपडेट्स हैं कि येस आई हैव वॉच्ड द एनालिसिस और आई हैव सीन द करंट अफेयर एंड उसमें अगर कुछ काम की चीज़ लगती है इकोनॉमिक्स या बीएसटी से रिलेटेड, सो आई जस्ट मेंशन दैट इन दी स्टोरी। तो येस, वो सारा का सारा क्या कहते हैं उसको, स्टोरीज़ का जो बैंक है वो यहाँ पर मिल जाएगा। वेल ठीक है, ये हमने कर लिया है। लास्ट क्लास का तो रिवीजन यार अब क्या ही करें, ठीक है ना। लास्ट क्लास तो लास्ट चैप्टर था एंड वो हम पीछे छोड़े आए हैं, अब हमारा चैप्टर हो गया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं।
हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा क्या था। एक सेकेंड बस चलता हूँ वहाँ पे। सो दिस इज़ आवर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर गुड कितनी प्रोड्यूस हो रही है हमारी कंट्री में, उससे हमने वीट का प्रोडक्शन निकाल लिया। ठीक है, रिसेंट लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे सारे, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच क्या रहती है हमारी, वो हमने देखी। और इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में देखा, मैक्रो और माइक्रो के डिफरेंस के बारे में देखा, जो हमने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। एंड अगर तुम 12th में ही मैक्रो माइक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो में जो चीज़ें होती हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर है, मैक्रो में बड़े लेवल पर हैं। एंड जो क्या कहते हैं, जो जर्नल इक्विलिब्रियम है माइक्रो इकोनॉमिक, चलो ये तो खैर इन डेप्थ बात हो गई, ये लेक्चर में देखना। बट इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पर फेल कर जाता है वो हमने देखा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दी सम टोटल ऑफ एक तो माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस, साथ ही साथ उन फोर्सेस को हमने कैसे मॉडिफाई करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हमारी मैक्रो के अंदर आती हैं। एंड जहाँ पर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो मार्केट से बाहर निकल कर जो सोसाइटी चॉइसेस फॉलो कर रही है उसको एनालाइज करना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी हमने देख लिया था। फिर देखा इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स कौन से होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं, वो करते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एडम स्मिथ सर के बारे में देखा, जॉन मान्यट कीन सर के बारे में देखा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इमेजिनरी गुड को ले लेते हैं, इमेजिनरी कमोडिटी को लेके उसको एनालाइज करते हैं एंड उससे पूरी इकोनॉमी के ट्रेंड का एक एनालिसिस ड्रॉ आउट करते हैं। सो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इमेजिनरी इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं। साथ ही साथ हमने सबसे पहली क्लास में ही देख लिया था कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ग्रेट डिप्रेशन वॉज द रीज़न बिहाइंड इट, एंड उसके थ्रू हमने ये देख लिया था। फिर उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा बुक का, कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देखा, उसके ये फीचर्स देखे। एंड यहाँ पर एक फ़ीचर ये भी था। साथ ही साथ थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा समझा। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में देखा, क्या होता है क्या नहीं होता, ये कुछ टर्म्स थी। एंड उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करे थे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे फ्रॉम दी टी.आर. जैन एंड वी.के. ओवरी सर्स बुक। उनका जो उन्होंने बहुत प्यारा क्वेश्चन बैंक कैटर करके दे रखा है, उससे हमने क्वेश्चंस करे थे। एंड अराउंड 50 क्वेश्चंस थे, 50 to 55 क्वेश्चंस, वो हमने कंक्लूड करके चैप्टर को, मतलब वो हमने करके चैप्टर को कंक्लूड कर दिया था। सो दिस वाज इट, लास्ट चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया है। एंड नाउ मैं तुम्हें एक तो वो दिखा देता हूँ, नोटबुक दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद हम आज की क्लासेस नहीं, बहुत सारी क्लासेस एक साथ ले रहे हैं, सॉरी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स को, चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स नोटबुक लुक्स लाइक। सबसे पहला पेज इज़ अबाउट दी वाई, उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में है, किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हैं। लास्ट क्लासेस में हम सारा ये करके आ चुके हैं। तो बस मैं एक बार तुम्हें नोटबुक दिखा रहा हूँ कि हमारी नोटबुक अभी कितनी बन गई है, किस तरीके से सारा काम होना है नोटबुक में। अगर तुमने अभी तक नहीं करा है, चेकआउट लास्ट लेक्चर्स, बहुत अच्छे से हम सारा कुछ करके आ चुके हैं। एंड ये ब्यूटीफुल नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में किस चीज़ का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक ड्राइव का, ड्राइव में जाओगे इकोनॉमिक्स में जाओगे, एडिशनल रिसोर्सेज में जाके, नहीं, ड्राइव का लिंक है, वहाँ से इकोनॉमिक्स वाले फोल्डर में जाओगे एंड हैंड रिटन नोट्स वाले फोल्डर में तुम्हें चैप्टर 1 के ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एडिशनल रिसोर्सेज में तुम्हें एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, तो किसी भी टॉपिक में अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा हो, उसमें कितनी डेप्थ तक जा सकते हो, किस तरीके से उस टॉपिक में एकदम अल्टीमेट मास्टरी को अचीव कर सकते हो, उससे रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। उसकी डॉक फाइल है एडिशनल रिसोर्सेज में, तुम्हें वो मिल जाएगा। और जो हमने लास्ट क्लास में एडिशनल क्वेश्चन बैंक करा था, वो भी तुम्हें एडिशनल रिसोर्सेज में पूरा उसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी वो भी चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ आवर नोटबुक लुक्स लाइक। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, फ़ोटो तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लिया था लास्ट क्लास में। सिग्निफिकेंस आ गया, साथ ही साथ की टर्म्स आ गए, और NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिया, और बाकी का क्वेश्चन बैंक हमने उधर कर लिया, लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। तो हमारा चैप्टर 1 सॉर्टेड हो गया है। अब नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 2। NCERT में चल के थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम नोट्स पे आएंगे, किस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं। सो सिट विद द नोटबुक्स एंड चलो चलते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर पहले कुछ नॉर्मल सी बातें करी गई हैं, आज उन्हें पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल फंक्शनिंग ऑफ सिंपल इकोनॉमी, किस तरीके से इकोनॉमी काम करती है। सेक्शन 2.1 में हम क्या करेंगे, प्राइमरी आइडियाज़, जिनके साथ हम काम करने वाले हैं उनको देखेंगे। सेक्शन 2.2 में
2.2 आगे जाके आएगा। वी विल डिस्क्राइब हाउ कैन वी व्यू द एग्रीगेट इनकम ऑफ द एंटायर इकोनॉमी गोइंग थ्रू द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ना सर्कुलर वे। सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाउस होल्ड जो है फर्म्स को बेनिफिट करता है एंड फर्म्स अगेन फिर हाउस होल्ड को बेनिफिट करते हैं। इनकी पूरा सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, वी विल लुक दैट। एंड इन द सेम सेक्शन हम 3 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम भी देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। अगर हमने देश में कितना सामान बना ये देखा तो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में कितनी प्रोड्यूस हुई हमें पता चल जाएगा। हमने कितना एक्सपेंडिचर करा, जस्ट अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा या फिर ये एक पेन है या फिर जिस टैब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टैब है, और अगर एग्जांपल लें तो इस मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कितने मोबाइल फ़ोन बने इसका आइडिया इससे भी तो लग सकता है कि कितने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे गए। जैसे मैंने मान लो 2,000 रुपये खर्च करे हैं मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने में, एंड तो एक मोबाइल फ़ोन जो है वो 1,000 रुपीज़ का है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि इकोनॉमी में 2 मोबाइल फ़ोन बने हैं। इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और कितना मैंने इनकम अर्न करी है उससे भी हम ये समझ सकते हैं कि एक पूरे देश की जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या होता है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे एंड एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, वो तो चलो ठीक है, बट इस चीज़ से हम देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड्स ये हम देखेंगे, एंड साथ ही साथ हम डिस्क्राइब करेंगे वेरियस सब कैटेगरीज ऑफ नेशनल इनकम। ये पूरा का पूरा चार्ट है उसको देखेंगे। चलो ठीक है, देखेंगे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या चार्ट है वो। जो सब कैटेगरीज हैं नेशनल इनकम की वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। दिस इज़ इट। हाँ ये देखो, इस तरीके से जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी, एफसी, एनएनपी मतलब एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, ये सारी की सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट जब पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, देखो थोड़ा सा हम ये भी देखने वाले हैं कि डिफरेंट प्राइसेस को किस तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। फैक्टर प्राइस क्या होते हैं, बेसिक प्राइस क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो जीडीपी हमारी कंट्री की निकालते हैं उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट वेलफेयर जो है पीपल का, उसमें जीडीपी एक सही इंडिकेटर है या नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हमें काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा वन ऑफ द पॉइनर्स ऑफ द सब्जेक्ट वी कॉल इन इकोनॉमिक्स टुडे एडम स्मिथ सर। तो पॉइनियर का मतलब कि एक बंदा जो किसी चीज़ को शुरू करता है एंड लोग उसको फिर फॉलो करते हैं, तो ही इज़ अ प्रोमिनेंट बंदा जिनके पीछे सारा का सारा काम हुआ, जिनके आफ्टर उनको देख के सबने काम करा। तो उनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में। व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, ये हमने देखा। व्हाट मेक्स द कंट्रीज रिच और पुअर, ये इन्होंने बुक में बता रखा है, वो वाली बातें हैं। दीज आर सम सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। It is not that countries which are endowed with bounty of natural wealth, minerals or forest are most fertile lands or the most fertile lands are naturally the richest countries। क्या मतलब, इन्होंने बोला कि जो कंट्रीज़ के पास अच्छी खासी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दे आर दी वेल्दिएस्ट कंट्रीज़। ये पहले ज़रूर होता था राजा महाराजाओं के टाइम पर, बट बहुत टाइम से, अभी 100-500 साल से 100-500 सालों से मान लो, ये चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर हो गई है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनमें रिसोर्सेज की रिचनेस बहुत ज़्यादा है, बट दे आर दी पुअरेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। मतलब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है एंड लैटिन अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉट एग्जैक्टली कॉन्टिनेंट बट एक बड़ी ब्रॉडर एरिया ऑफ लैंड है, उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी जो बहुत पुअर हैं डिस्पाइट हैविंग रिसोर्स रिचनेस। तो ऐसा क्यों है? रिसोर्सेज अगर लीड कर रहे होते इस चीज़ को तो नहीं होता ना, अगर रिसोर्सेज ज़्यादा तो वो सबसे ज़्यादा रिच होते, बट ऐसा नहीं है। मैनी प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैव स्केर्सली एनी नेचुरल वेल्थ। मतलब इन्होंने क्या बोला, अब जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ हैं
ज़रूरी नहीं है उनके पास नेचुरल वेल्थ बहुत ज़्यादा हो सकता है डेवलपमेंट, कॉन्क्रीट, पत्थर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह ये ज़्यादा हो, नेचुरल वेल्थ इतनी ना हो. There was time when possession of natural resources was most important consideration, but even the resources had to be transformed through a production process. हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस को लेआउट करना पड़ेगा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम चीज़ों को करेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही अपनी फॉर्म में रहेंगे एंड वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ आउट एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट. तो रिसोर्सेज हैड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ना, बढ़िया बात है. रिसोर्सेज हैड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस. तो द इकोनॉमिक वेल्थ और वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री दस डज नॉट नेसेसरी डिपेंड ऑन द मेयर पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सही बात है, खाली रिसोर्सेज हैं, मेयर यानी कि खाली रिसोर्सेज की प्रेजेंस की मेयर यानी कि खाली, इस वजह से पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमिक वेल्थ जो है कंट्री की डिटरमाइन नहीं होगी. द पॉइंट इज हाउ दी स्केर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन जनरेटिंग द फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, flow of production and how as a consequence income and wealth are generated from that process. तो हमें पूरा जो इकोनॉमिक फ्लो है उसको अच्छे से मेंटेन करना होगा. एंड अगर गुड फ्लो होता है प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ का, देन ओनली वी कैन से दैट द इकोनॉमी इज सक्सीडिंग एंड द इकोनॉमी इज गुड, एंड वो सक्सीड कर रही है. तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप हो गया, कंक्लूजन टाइप हो गया, ठीक है ना. तो ये कंक्लूजन सा हो गया. अब लेट अस नाउ डेल्व अपॉन दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कि हाउ डज दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज, ये कैसे अराइज होता है. पीपल किस तरीके से अपनी एनर्जीज को कंबाइन करके नेचुरल एंड मैनमेड एनवायरनमेंट में विद नेचुरल एंड मैनमेड एनवायरनमेंट, हमने एक एनवायरनमेंट बना रखा है यानी कि बिल्डिंग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें बनाई हैं हमने बनाई हैं, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचर ने हमें पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर जो दिए हैं, उन सबको कंबाइन करके और अपनी एनर्जी को लगाकर जो बंदा है, एक जो इंसान है, वो किस तरीके से पूरा का पूरा एक सर्टेन सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करता है. समझ पा रहे हो बात को. फ्लो ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, फिर कुछ हो रहा है, उससे कुछ बन रहा है, हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर, फिर यहाँ से वहाँ से यहाँ, इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं ना. तो ये किस तरीके से होता है, ये चीज़ को डिटरमाइन हम इस चीज़ को समझेंगे. ठीक, अभी मगर जितना हमने यहाँ तक का पढ़ा इसको एक बार नोटबुक में थोड़ा सा समराइज़ करके लिख लेते हैं. एंड लेट मी शो दी नोटबुक, तुम्हें कैसे लिखना है. जस्ट टेक आउट दी नोटबुक, टेक 3 पेन्स, एक तो कोई ब्लैक, एक ब्लू एंड एक कोई डिफरेंट कलर. ठीक, तो जस्ट टेक दैट आउट एंड नोटबुक में तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें इस पार्ट को लिखना कैसे. ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ लिखना है, बट हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा लिखेंगे. तो दिस इज समथिंग वी विल राइट. जस्ट राइट डाउन दी डेट हेयर एंड यहाँ पर साथ ही साथ तुम वो भी लिख लो, डेट के साथ डे भी लिख लो. और देन जस्ट राइट दिस डाउन, चैप्टर की हेडिंग डालो एंड हेडिंग डाल के चैप्टर का नाम नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड उसके बाद ये पूरा का पूरा जो थोड़े थोड़े से 3 पॉइंट्स का जो फ्लो चार्ट टाइप है या फिर जो भी समरी है वो लिख लो. हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल वेल्थ जो है इज़ नॉट इक्वल टू रिचनेस ऑफ इकोनॉमी या फिर कंट्री. अफ्रीका और लैटिन अमेरिका रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट पुअरेस्ट कंट्रीज. ठीक है, ओके आ जाओ. बट पुअरेस्ट कंट्रीज, ठीक है ना. और इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो भी पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती. मतलब इससे हमारा ये कंक्लूजन ड्रॉ आउट हो गया कि इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज से ड्रॉ आउट नहीं होती. एंड इट इज़ नॉट इक्वल कि ज़्यादा इकोनॉमिक वेल्थ तभी होगी जब पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा ज़्यादा होगा. बट होगा क्या, जब प्रोडक्शन एंड इनकम एंड वेल्थ, जब गुड फ्लो होगा प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ जनरेशन का, प्रोडक्शन एंड इनकम प्लस वेल्थ जनरेशन का एक अच्छा फ्लो होगा, दैट इज़ व्हेन द इकोनॉमी विल सक्सीड. ठीक, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सक्सेस बनेगी. तो ये लिख लो. एंड उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे, ये जो पूरा का पूरा फ्लो है किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं. एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं एंड वापस आते हैं नोटबुक पर. तो देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, इन मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग, जिस तरीके से अभी इकोनॉमिक्स चल रही है, इकोनॉमिक सेटिंग जिस तरीके से अभी हमारा समाज, पूरी जो पैसों से लेन देन करने वाली जो इकोनॉमी है, जो पैसों से लेन देन करने वाली सिचुएशन है, यानी कि पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है. ठीक है, तुम इस बात से एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर पा रही होगी वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है. ठीक,
तो इन मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग होता क्या है, ये जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है ये अराइज होता है आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन होता है, कुछ ना कुछ बंदा बनाता है, हमने क्या करा है, हमने जंपर की फैक्ट्री डाली है एंड हम जंपर की बॉल्स बना रहे हैं या फिर हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करके दे रखा है एंड हम कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम कोचिंग जो है चला रहे हैं फॉर दी क्रिकेट एंथुजियास्ट, जो भी सीखना चाहता है वो हम क्रिकेट की कोचिंग उनको दे रहे हैं। दिस इज द सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग एंड दीज आर द गुड्स वी आर प्रोड्यूसिंग जंपर बॉल्स। तो ऑफ एंटरप्राइज लार्ज एंड स्मॉल, बहुत सारे एंटरप्राइज हैं, मिलियंस हैं, जिलियंस, मतलब जिलियंस तो नहीं है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एंटरप्राइजेज हैं जो इस लार्ज और स्मॉल तरीके से जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। दीज एंटरप्राइज रेंज फ्रॉम जाइंट, बहुत बड़े बड़े, एंड बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशंस एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू सिंगल एंटरप्रेन्योर, एक सिंगल एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहा है और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिलके भी काम कर रहे हैं। बट व्हाट हैपन्स टू दीज कमोडिटीज़ आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड, जब ये कमोडिटीज़ बन जाती हैं तब क्या होता है, तब ये बेची जाती हैं। ईच प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज़ इंटेंड्स टू सेल देम आउट, ईच प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज़ इंटेंड्स टू सेल हर आउटपुट, जो भी वो अपना आउटपुट है उसको सेल करना चाहते हैं। सो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट्स लाइक पिन्स और बटन्स to the largest ones like airplanes, automobiles, giant machinery or any saleable service that of doctor, lawyer or the financial consultant, the goods and services produced are to be sold to the consumers, ठीक है, जो उनको कंज्यूम करेगा उसको बेची जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। the consumer may in turn be an individual or an enterprise, the consumer may be in turn be an individual or an enterprise, कोई एंटरप्राइज भी उनसे सामान ले सकता है कि जैसे मान लो हमें जंपर की बॉल बनानी है तो हमने उनसे जंपर ले लिया, यानी कि रबड़ ले लिया, जो रबड़ के प्रोड्यूसर हैं उनसे, ठीक है। गुड और सर्विसेज परचेज्ड बाय द एंटिटी माइट बी फाइनल और एंड द गुड और सर्विस परचेज बाय द एंटिटी, यानी कि इंडिविजुअल या फिर हम एंटरप्राइज जो हैं, ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट को एंटिटी बोलते हैं। तो माइट बी फॉर फाइनल यूज़ कि हम यूज़ कर ले या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन करवा लें। अगर रबड़ खरीदा तो हम उससे और प्रोडक्शन करेंगे, दैट विल कम अंडर दी इंटरमीडिएट गुड, वो हम पढ़ने वाले हैं। बट फाइनल यूज़ तो नहीं करा ना हमने, रबड़ खरीदा उससे कुछ ना कुछ बना दिया, ठीक। तो इस तरीके से फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन में भी काम आ सकता है। व्हेन इट इज़ यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन इट ऑफन लूजेज द कैरेक्टरिस्टिक एज दैट स्पेसिफिक गुड एंड इज ट्रांसफॉर्म थ्रू अ प्रोडक्टिव प्रोसेस इनटू अनदर गुड। एक प्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू, यानी प्रोडक्टिव यानी कि उसमें प्रोडक्टिविटी, उसमें यूजफुलनेस, उसमें यूटिलिटी ऐड करने के प्रोसेस में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कुछ नया बन जाता है। दस अ फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन सेल्स इट टू अ स्पिनिंग मिल एंड द रॉ कॉटन जहाँ पर अंडरगो करती है उससे यान बन जाती है, यान से फिर क्या होता है, टेक्सटाइल मिल में जाके वो एक प्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू क्लोथ के अंदर बन जाता है, ठीक है। क्या हुआ, कॉटन से बनी यान, रॉ कॉटन से बना यान, यान से फिर बनी टेक्सटाइल मिल में जाके क्लोथ, ठीक है। इस तरीके से काम हुआ। आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग विच इज़ देन रेडी टू बी फाइनली सोल्ड टू कंज्यूमर, फाइनल यूज़ के लिए। such an item that is meant for final use will not pass through any more stages of production and is called final good। अब ऐसी गुड अगर जो बन के तैयार हो गई हमारे पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल के आके, जो एक फाइनल गुड कह, मतलब जिसमें और वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब ये जैसे ये जो टी शर्ट नहीं, ये जो शर्ट है ये बन के आ गई है, अब इसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, मैं इसमें और ऐसा कुछ नहीं कर रहा, जो मैं करके मार्केट में बेच रहा हूँ और रेगुलरली उससे एक इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द फाइनल गुड एंड आई एम द कंज्यूमर एंड आई एम कंज्यूमिंग इट। तुम्हारे पास अगर तुमने बर्गर खरीद के खा लिया तो तुमने उसको कंज्यूम कर लिया, दिस इज़ द फाइनल गुड। एंड उसमें पाव वगैरह लेके और काफ़ी सारी क्या कहते हैं वेजिटेबल्स थोड़ी बहुत लेके उसमें ऐसा कुछ प्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हुआ जो एक उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है। उन्होंने 5 रुपये की खीरा लिया, 5 रुपये का प्याज लिया, 5 रुपये का टमाटर लिया, 15 हो गए, और 5 रुपये की पाव ले ली 20 रुपये, और तुम्हें 40 का वो बेच दिया, तो वैल्यू एडिशन करा उन्होंने 20 रुपये का, 20 का सामान लिया एंड उसमें 20 रुपये और डाल के तुम्हें बेच दिया, तो वैल्यू एडिशन करा। बट तुमने उसको खा लिया, तुमने उसको पैकेट में डाल के 10 रुपये की पैकेजिंग लगा के तुमने उसको 50 की जगह 60 का नहीं बेचा, समझ रहे हो ना, तुमने और वैल्यू एडिशन नहीं करा, तो तुमने खा लिया तो वो फाइनल गुड हो गया। मगर देखो अब जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हमने, इट इज़ बेस्ड अपॉन देयर एंड यूज़, कि उसका यूज़ किस तरीके से हुआ लास्ट में। लास्ट तो चलो ठीक है कंज्यूम ही होएगा, नहीं ज़रूरी नहीं है कंज्यूम ही हो, वो किसी और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ द क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड अपॉन द एंड यूज़। सो इसको हम एंड यूज़ क्लासिफिकेशन बोलते हैं एंड इसी बेसिस पे हम सारी की सारी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं,
अभी थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि गुड्स क्या होती हैं, थोड़ा सा देखते हैं सर्विसेज क्या होती हैं, एंड उसके बाद फाइनल गुड, फाइनल सर्विसेज और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या कहते हैं, चलो इस कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नोटबुक निकाल लो, साथ ही साथ हम लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। सो इतना हमने लिख लिया था, एंड नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। नीचे जगह बच भी रही हो तो भी छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से ही लिखना है ये। तो लिखना क्या है, देखो गुड्स क्या होती हैं। सबसे पहले गुड्स क्या है, डिफाइन, कैन बी डिफाइंड एज टेंजिबल। अब दिस इज अ डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में कभी भी तुमसे गुड्स के बारे में पूछेगा, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ गुड्स हमारी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो तुम्हें इसके बाहर से कुछ भी और इस डेफिनेशन में ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये सारे डायमेंशंस को कवर कर लेगी। डेफिनेशन इज द कंप्लीट डेफिनेशन जो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ज़रूरत है। आगे और लेवल्स पे जाके और कुछ डेफिनेशन हो सकती हैं, अकाउंट्स में इसकी अलग हो सकती है, हर एक चीज़ में अलग हो सकती है, बट एज फार एज द इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 इज कंसर्न, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। इसको तुम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो, एंड गुड्स के बारे में कहीं भी लिखना होगा, दिस इज द डेफिनेशन विच यू आर गोइंग टू राइट। ओके, तो गुड्स आर डिफाइंड एज टेंजिबल, जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकल, जो एक फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं कि हाँ ये रखी हुई है, कुछ स्पेस गैदर कर रही है, एंड मटेरियल आइटम्स, मटेरियल यानी कि वो किसी न किसी मैटर से बनी हुई हैं, किसी न किसी वस्तु पदार्थ से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है। गुड्स आर डिफाइंड एज टेंजिबल, फिजिकल और मटेरियल आइटम्स जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। ये एक पेन है, मेरी वांट जो थी कि मैं टैब पर लिख सकूं, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। मोबाइल फ़ोन जो है हमारी काफ़ी सारी उसको वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम काफ़ी अब तुम ये लेक्चर देख रहे हो, हो सकता है मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो सकता है टैबलेट में देख रहे हो, तो इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट नॉलेज, जैसे कि मैं हंगरी हूँ अबाउट नॉलेज, तो ये हंगर को ऑफ दी क्यूरियसनेस, जो हमारा हंगर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है मोबाइल फ़ोन, उसमें हेल्प कर रहा है, तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पोजेसेस यूटिलिटी, उसमें यूजफुलनेस है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए काम की है, ठीक। यूटिलिटी को पोजेस करता है, इसके बारे में 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, बट दिस इज समथिंग, वही मतलब बात वही है, यूटिलिटी यूजफुलनेस उसमें है। पोजेस कर रहा है यानी कि वो जैसे हम पोजेस करते हैं, हमारी एक कार है तो हम उसको पोजेस कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच गुड्स पोजेस यूटिलिटी, ठीक है। जितनी डिमांड है उसके रिलेशन में स्कैर्स होंगे एंड ट्रांसफरेबल होंगे, कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन बेच सकता हूँ, तुम मेरे को पैसे दोगे तो, एंड कुछ बुक्स हैं, अगर कुछ भी है तो दीज आर ट्रांसफरेबल, कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनकी एक मार्केट वैल्यू होती है, यानी कि सेल परचेज के टाइम पर इसकी हम एक वैल्यू को ड्रॉ आउट कर सकते हैं, एक वैल्यू को फाइनलाइज कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एंड प्रोडक्शन में भी काम में लगा सकते हैं। देखो अब जब रबड़ खरीद लिया, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड, ठीक है। अब बुक्स के एग्जांपल ले लिया, कार का एग्जांपल ले लिया, एसी का ले लिया, टेबल का ले लिया, साथ ही साथ अगर हम एग्जांपल इसमें ऐड ऑन करते हैं अबाउट दी रबड़ विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ जंपर बॉल, तो वो भी हमारा इसी में आ जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड। वो टेंजिबल भी है, वो फिजिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है, मटेरियल यानी कि किसी न किसी मैटर से मिलकर बना है, और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है, कि हमारी जंपर बॉल बनाने के लिए जो हमें रबड़ की वांट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें यूजफुलनेस है, यानी कि वो जंपर की बॉल बना सकता है, उस दैट इज़ द यूटिलिटी इन दैट। जितनी हमारी डिमांड है उसके रिलेशन में स्कैर्स है, इन दी सेंस कि अगर बहुत सारी हमारी डिमांड हो, तो इन जनरल वाली बात हो रही है ये, कि हमने पे देखा इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं, वो स्कैर्स होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि स्कैर्स इन रिलेशन टू डिमांड एंड आर ट्रांसफरेबल, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती हैं, दे हैव मार्केट वैल्यू एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड और यूज्ड इन द प्रोडक्शन, दिस इज व्हाट गुड्स आर। सो ये जो डेफिनेशन है गुड्स की, जस्ट रीड इट, थोड़ा सा इसको समझ लो, एक आध बार दोबारा तिबारा पढ़ के, एंड जस्ट राइट इट डाउन इन दी नोटबुक, ठीक। एंड हम बात करते हैं सर्विसेज की। गुड्स का हमने देखा टेंजिबल है, तो ये है इंटेंजिबल, वो मटेरियल यानी कि मैटर से मिलके बने, बट ये ज़रूरी नहीं है किसी मैटर से मिलके बने हो। ये हम जो है, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ अ सर्विस विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, इसमें कोई मैटर इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि जो क्या कहते हैं, कोई वस्तु पदार्थ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, किसी मैटर से मिलकर नहीं बनी, एंड ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि मैं इससे पैसे जनरेट कर रहा हूँ, अभी नहीं ऑफकोर्स अभी नहीं, ठीक है ना। तुम थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं सपोर्ट दिखाते रहोगे तो हो सकता है लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, ठीक है, बाकी अभी तो नहीं, बट यस लाइक शेयर वगैरह करते रहो तो बढ़िया ही है ना। बाकी यस वापस आते हैं, और बाकी हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी से समझ में आया, ये चलो शॉर्ट बाद में बात करेंगे, अभी टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। इंटेंजिबल हैं, ठीक, नॉन मटेरियल हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और परफॉर्म करी जाती हैं बाय वन पार्टी, आई एम टीचिंग यू एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेसिकली हम, ठीक है ना। परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी फॉर अनदर पार्टी,
फॉर यू पीपल आई एम डूइंग दिस टू सेटिस्फाई वांट्स, जो तुम्हारी वांट है कि तुम इस चीज़ को पढ़ सको, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, अभी ही पढ़ा रहा हूँ, तुम जैसे ही वीडियो डलेगी तुम कंज्यूम कर रहे हो, अभी देखो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी हम आपस में देखो बातें कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, देखो कर रहे हैं ना, हाँ, तो बस दिस इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, ठीक, विदाउट ट्रांसफरिंग फिजिकल ओनरशिप। पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो चलो बढ़िया बात है तुम और पढ़ा दोगे, मगर सेम टू सेम इस तरीके से अभी तुम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें जो भी मेरे दिमाग में है, मतलब एक फिजिकल ओनरशिप है जो इसकी, वो ट्रांसफर नहीं करी जा सकती ना, फिजिकल ओनरशिप की बात हो रही है, फिजिकल ओनरशिप समझ रहे हो, पेटेंट कॉपीराइट वगैरह इसके एग्जांपल आ जाएंगे, नहीं क्या बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, दैट इज इंटेंजिबल गुड्स, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल क्रॉस लगा दो, अभी हम तुमने पेटेंट कॉपीराइट के बारे में कुछ भी नहीं सुना, जस्ट फोकस हेयर। जो बैंक्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं विच आई एम प्रोवाइडिंग, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है कि तुम्हें एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे छोड़ रहे हैं, तो वो सर्विस जो बीच में है तुम्हें छोड़ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी के थ्रू छोड़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके भी तो चार्ज लेते हैं, सो दैट इज समथिंग जिसकी फिजिकल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो जो बंदा है गाड़ी चलाने जिसको आती है वो उसको ही आती है, वो किसी और को सीखनी पड़ेगी, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, फिजिकल ओनरशिप उनकी ट्रांसफर नहीं होती। प्रोड्यूस कंज्यूम होते हैं साइमल्टेनियसली, वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ये दूसरी पार्टी के लिए कर जाते हैं, एक पार्टी परफॉर्म करती है और एक पार्टी उसको कंज्यूम करती है, इंटेंजिबल एंड नॉन मटेरियल, ठीक। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन अभी हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है, पूरी 12th में तुम्हें कहीं भी लिखनी पड़े ना तो दिस इज समथिंग विच यू विल से, एंड अगर किसी को बोलना भी हो गुड्स क्या होती है, भाई पूरी की पूरी डेफिनेशन उसके आगे उड़ेल दो, ठीक है। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर डिफाइंड एज टेंजिबल, फिजिकल और इंटेंजिबल आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, possess utility, are scarce in relation to demand and are transferable. They have market value and can be bought and sold or used in production. Example books, car, AC, table. ठीक है, वो बंदा फिर ये नहीं कहेगा अरे भाई कहना क्या चाहते हो, गुड्स सर गुड्स, ठीक है। ठीक है। सर्विसेज में भी ऐसी, सर्विसेज आर डिफाइंड एज इंटेंजिबल नॉन मटेरियल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी फॉर अनदर पार्टी टू satisfy wants, produce and consume simultaneously without transferring the physical ownership. Example banking services, educational services, transport services. अरे भाई कहना क्या चाहते हो, सर्विसेज सर सर्विसेज, ठीक है, ओके। अब इसका जो एंड यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन है जो हमने वहाँ पर पढ़ा ना, अभी फाइनल गुड्स क्या जैसे बन गई, अब जो उनका यूज हो रहा है, अब हमने बस कंज्यूम कर ली, उसके बाद हमने और यूज नहीं करना और उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना, दैट इज व्हेन द फाइनल गुड्स बिकम फाइनल गुड्स, ठीक। होती क्या है, एक फाइनल गुड्स होती हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। पढ़ो पहले, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद लिखना। एन आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज, अभी बस इतने पार्ट पे फोकस करो। एन आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज, ठीक है, विल नॉट पास थ्रू मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, उसमें और कोई स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो लेटेक्स जो प्लांट से निकलता है उससे बनी रबड़ से बना जंपर की बॉल, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन हुई जिससे एक जंपर की बॉल बनी, एंड जंपर की बॉल जब हमने बेच दी मार्केट में तो अब कंज्यूमर को हमने बेच दी एंड उसमें और प्रोडक्शन नहीं होगा, दैट इज व्हेन इट विल बिकम अ फाइनल गुड। जो हमारी जंपर की बॉल है वो फाइनल गुड बन जाएगी और ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं होगा, ठीक। कोई और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से वो नहीं पास करेगी एंड वो फाइनल यूज के लिए अब हमारे पास है, सो दैट इज व्हेन इट विल बी कॉल्ड अ फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या होएगी, एन आइटम विच इज नॉट मेंट फॉर फाइनल यूज, अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, जो रबड़ बन के हमारे पास आया, दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड एंड विल पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अभी जो हमारे पास रबड़ आया उससे हम कन्वर्ट करेंगे उसको, दो चार चीज़ें और उसमें मिलाएंगे एंड जंपर की बॉल बनाएंगे, ठीक है ना, तो दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड, क्योंकि उसका फाइनल यूज नहीं हो रहा है, उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, उसमें और वैल्यू एडिशन होना है। तो जब वैल्यू एडिशन की बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी कि होना या नहीं होना, तो जो होना होगा तो इंटरमीडिएट, अगर नहीं होना होगा तो फाइनल गुड्स, ठीक। एंड इसमें एक एग्जांपल है, डिफेंस गुड्स जितनी भी आती हैं परचेज बाय द गवर्नमेंट, उनको इंटरमीडिएट गुड्स में हम उनको इंटरमीडिएट गुड्स में हम रखते हैं, क्योंकि जो डिफेंस गुड्स हैं उसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है उसमें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है डिफेंस गुड्स को एक्वायर कर रही है, ठीक है, उससे जनरेट कर रही है डिफेंस सर्विसेज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड उसको मार्केट वगैरह में नहीं बेच रही है, ठीक है ना, उसमें वैल्यू एडिशन कर रही है, उन इक्विपमेंट्स में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए डिफेंस गुड्स को जो है इंटरमीडिएट गुड्स में रखा जाता है। एक मार्क्स के लिए कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछे तो तुम बता सकते हो, बट येस दिस इज अ फॉर अ फैक्ट, तुम याद कर सकते हो, मतलब ठीक है, समझ लिया तुमने, याद हो गया, अब इसमें क्या करना है। वैल्यू एडिशन अगर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगा तो इंटरमीडिएट गुड्स, वरना फाइनल गुड्स। अब बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन क्या होती है प्रोडक्शन की भी बताता हूँ। रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूजर्स, जो भी फाइनल यूजर्स जिनको यूज़ करना है अल्टीमेटली, जैसे मेरे को ये शर्ट यूज़ करनी थी तो मैंने ये शर्ट है तो ये फाइनल यूज़र में हो गया, एंड मेरे यूज़ के लिए जब ये रेडी थी तो फाइनल गुड बन गई। बट अब जब कॉटन से यान से कॉटन शर्ट बन रही है
इन दैट प्रोसेस कॉटन और यान जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। प्रोडक्शन लाइन के अंदर होते हैं, प्रोडक्शन जब तक हो रही है उसमें वो प्रोडक्शन लाइन में है। मतलब एक एक ऐसी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बना दी इन्होंने। देखो दिस इज समथिंग विच इज़ प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी लिखना नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखना है, नीचे 2-4 बातें कर लें उसके बाद। बट देखो इट डिपिक्ट्स इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर, जो कि उसकी नेचर ऑफ गुड्स बताती हैं। नेचर ऑफ गुड्स यानी कि वो गुड्स जो हैं वो किस पर्टिकुलर नेचर की, वो कितने स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से पास हो रही है। प्रोडक्शन लाइन बेसिकली ये बताती है कि गुड्स कब हमारी फाइनल गुड बनेगी या फिर इंटरमीडिएट गुड बनेगी। नेचर ऑफ गुड यानी कि वो इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल गुड है, उसके बारे में बताती है। इस सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जैसे मान लो हर सेक्टर में अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो प्रोड्यूस हो रही है, उसमें इंटरमीडिएट गुड है, एंड वही गुड किसी दूसरे सेक्टर में इंटरमीडिएट गुड्स नहीं हो सकती। जैसे मान लो दूध अगर यूज़ हो रहा है एक चाय बनाने वाली फैक्ट्री में, मतलब एक चाय बना रहा है कोई बंदा, अगर चाय सेलर है, टी सेलर है, ठीक है, तो उसके लिए जो मिल्क है दैट इज़ क्या कहते हैं, दैट इज़ इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी उसमें और वैल्यू एडिशन होना बाकी है। तो जब तक उसमें और वैल्यू एडिशन नहीं होता, मतलब जब ऐसी स्टेट आ जाए कि उसमें और वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, वो उसने चाय बना दी, अब वो बेच देगा, तो वो फाइनल गुड होगी। बट मिल्क जो होगा उस स्टेट में, उस सेक्टर में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट गुड। बट अगर अमूल का मिल्क हम जो पैकेट्स में आता है, जो थैली में आता है, वो हम लेके आ रहे हैं, तो दैट विल बी समथिंग विच इज़ अ फाइनल गुड। दूसरा सेक्टर, दूसरा नेचर, तो वो नेचर ऑफ गुड को बता देता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो इंटरमीडिएट कब होगा, इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो फाइनल गुड कब होगी। और ये डिस्टिंग्विश करने में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को बहुत हेल्प करता है। अब देखो लेटेक्स एक बंदे ने ऑब्टेन करा, लेटेक्स का जो सप्लायर है उसने ऑब्टेन करा फ्रॉम द नेचर, एंड उसने रबर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर दिया 50 रुपये पर किलो में, पर केजी लेटेक्स उसने दे दिया। ठीक, मेरे को एक्चुअल रेट नहीं पता, दीज आर दी इमेजिनरी वैल्यूज। तो रबड़ फिर उसने क्या करा, रबड़ मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, रबड़ जो है उसको मतलब टैप करके, जिस भी प्रोसेस से जैसे बनती है, तो टैप करके उसने रबड़ बनाई, लेटेक्स को रबड़ बनाया, एंड उसको फिर जंपर बॉल मैन्युफैक्चरर को यानी कि हमें बेच दिया 80 रुपीज़ पर केजी में, 80 रुपीज़ पर केजी। ठीक, अब जंपर की जो बॉल बन गई उसको हमने क्या करा, कंबाइन कर दिया वेरियस रिसोर्सेज के साथ, और जंपर की बॉल बना दी, एंड उसको हमने कंज्यूमर्स को बेच दिया 200 रुपये के जी, यानी कि 40 रुपये, मतलब 1 kg में जो है अगर 5 बॉल आ रही हैं तो 40 रुपये पर बॉल के हिसाब से हमने कंज्यूमर्स को बेच दिया। बट जब वो रबड़ मैन्युफैक्चरर ने हमें जो है क्या कहते हैं, रबड़ को बेचा, एक सेकंड ना, जब उसने हमें बेचा रबड़ को, तो दैट इज समथिंग, अब उसमें और वैल्यू एडिशन नहीं होना या होना है। हाँ, तो देखो जो रबड़ है, ठीक है, उसमें इतना वैल्यू एडिशन अभी नहीं होगा, रबड़ को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे एंड उसको बना देंगे। बट ये एक जो स्टेट है, ये जो हम काम कर रहे हैं, अब ये हम अल्टीमेट कंज्यूमर को जो है सामान बेच देंगे। तो दिस इज समथिंग वेयर द प्रोडक्शन जो फर्दर एडिशन है ऑन दी वैल्यू वो नहीं होएगा। एंड अब हम इस वाली जो स्टेज है, इस वाली स्टेज पर कंज्यूमर तक गुड पहुंच जाएगी, है ना। अब जैसे मान लो नोटबुक वाली अगर हम एग्जांपल लें, तो एक बंदे ने जो वुड का सप्लायर है, उसने टिम्बर सप्लाई करा एक पल्प मैन्युफैक्चरर को, और जो पल्प मैन्युफैक्चरर है उसने पेपर पल्प बनाया। ठीक है, पल्प मैन्युफैक्चरर ने पेपर पल्प बनाया, ठीक है, पेपर पल्प जो उसने बनाया, तो फिर उसने वो बेच दिया पेपर मिल को, पेपर मिल ने उसका पेपर बना दिया। अब जो पेपर बन गया, तो वो पेपर जो उन्होंने सप्लाई कर दिया नोटबुक बनाने वाले को, अब नोटबुक वाले ने उसको कंबाइन करके नोटबुक बना के उसको बेच दी। ठीक है, अब उसने क्या वैल्यू एडिशन करा, उसने बस नोटबुक्स बनाई, बट वो अल्टीमेट कंज्यूमर को उसने उस स्टेज पर जो है चीज़ को बेच दिया। सो दैट इज़ व्हेन दी प्रोडक्शन बाउंड्री आएगी यहाँ पर बीच में। तो जिस भी स्टेप पर एक गुड पर्टिकुलर गुड कंज्यूमर तक पहुँच रही है, ठीक है, जिस भी स्टेप पर पर्टिकुलर गुड कंज्यूमर तक पहुँच रही है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक, वो लास्ट सेक्टर हो जाएगा, एंड उससे पहले विल बी दी प्रोडक्शन बाउंड्री। तो उससे पहले की जितनी भी गुड्स हैं, जैसे मान लो वो यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ पे गई, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएंगी। बट दिस इज़ वेयर जो गुड्स हैं फाइनल गुड्स बन जाएंगी, और वो फाइनल गुड्स कहलाएंगी उसके बाद। तो दिस इज समथिंग जो हमें हेल्प कर रही है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स को डिस्टिंग्विश करने में। अभी क्लियर हो गई होगी ये जो कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही है इसमें कि क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स जो बन रही है ना, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, उसको क्या कहते हैं, सेग्रीगेट करने के लिए, जो जितनी जब तक नहीं बनी है ना, जब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। अब जब वो पूरी फाइनल गुड बन गई, अब कंज्यूमर के पास आ जाएगी, तो जिस स्टेप पर वो कंज्यूमर के पास आ जाएगी,
दैट इज़ द लास्ट सेक्टर, एंड उससे पहले की हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री होगी, और वो जो प्रोडक्शन बाउंड्री होगी वो सेपरेट कर देगी उससे पहले जितने भी तुम गुड्स देखोगे ना, जो रबड़ बनी, ठीक है, ये हमारी मैंने वो है क्या कहते हैं इंटरमीडिएट है, लेटेक्स जो है ये भी इंटरमीडिएट गुड है, तो ये तुम जीडीपी की कैलकुलेशन में जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है उसमें इंक्लूड नहीं करोगे। अब ये कि नेशनल इनकम के बाद कहाँ से आ गई ये भी आगे पता चलेगी, मगर दिस इज़ समथिंग जो अभी हम जैसे मान लो 50 रुपये kg है, ये 80 रुपये kg है, तो ये जो भी इतना यहाँ से पहले जितना भी कुछ हुआ है ये इंटरमीडिएट गुड, एंड यहाँ पर जो आउटपुट निकला है दैट विल बी फाइनल गुड, तो यहाँ पर जो है सेग्रीगेशन आ जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आ जाओ फाइनल, अब जो हमारी ये फाइनल गुड्स होती हैं तो इसमें कुछ फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं और कुछ होती हैं हमारी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इनमें क्या सेग्रीगेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स इज समथिंग जो मैंने खरीदी, मैंने तुमने खरीदी एंड हमने कंज्यूम कर ली, हमने आइसक्रीम खरीद के खा ली, हमने कंज्यूम कर ली, दैट इज़ कंज्यूमर गुड। हमने बाइक लेके चला ली, कंज्यूमर गुड हो गई। हमने क्या कहते हैं बुक लेके पढ़ ली, कंज्यूमर गुड हो गई। हमने क्या करा, हमने क्या कहते हैं, हमने और क्या करा, हमने बर्गर लेके खा लिया, कंज्यूमर गुड हो गई। हमने जंपर की बॉल खरीद के खेल लिया, कंज्यूमर गुड हो गई। बट हमने अगर एक शर्ट बनाने वाली मशीन खरीद के शर्ट बना ली, फाइनल गुड नहीं, वो कैपिटल गुड हो गई। अगर हमने जंपर की बॉल बनाने वाली मशीन खरीद के जंपर की बॉल बना ली, कैपिटल गुड हो गई। अगर हमने बर्गर वाले भैया को बुला के बर्गर बनाने के लिए उनसे एक मशीन तैयार करवा ली, तो वो जो मशीन हमने खरीदी उनसे, दैट विल बी कैपिटल गुड। एंड साथ ही जो हमने फ़ोन बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल ली, एक मशीन खरीद ली जो कि फ़ोन बनाएगी, दैट विल बी अ कैपिटल गुड। ठीक है, आज क्या लिखा है इसे पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अल्टीमेट कंज्यूमर्स यानी कि अब इसके बाद कोई और कंज्यूमर नहीं होगा उनका, वो अल्टीमेट कंज्यूमर ने उसने खरीद लिया, वो खा जाएगा या पी जाएगा या फिर कुछ भी इसका कंजम्पशन कर लेगा अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, अपनी वांट्स के लिए। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ने शर्ट पहन ली, शर्ट बनाने की मशीन खरीदी तो कैपिटल आ जाएगा। मगर मैंने शर्ट खरीदी और शर्ट पहन ली, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो गया। बर्गर खरीदा, बर्गर खा लिया, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं, और कुछ बढ़िया सी चीज़ खरीद के खा ली तो वो भी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो गया। हमने छोले चावल खरीद के खा लिए, वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो गया। डोसा खा लिया, वो भी हो गया। खैर एग्जांपल्स तो चलते रहेंगे, बट दिस इज समथिंग जो कि कंजम्पशन करा जाता है बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, उसके कंजम्पशन के लिए जो परचेज करी जाती हैं, और वो क्या कहते हैं कंजम्पशन गुड्स होती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इनको कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। एंड इस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पैसे वो पैसे क्या कहते हैं खर्च कर रहे हैं, तो दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट ये जो होते हैं ये फिक्स्ड एसेट होते हैं, ये हमारी कंपनी में लगे रहेंगे। हमने मशीन खरीदी तो वो रहेगा, और मशीन पर डेप्रीसिएशन भी लगेगा, क्या कहते हैं उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आएगी, रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल। देखो अभी हमारे पास एक मशीन थी, हमने उसकी जगह नई मशीन लगा ली, ठीक, तो दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। बट अगर हमने उसकी जगह नई मशीन नहीं लगाई और हमने क्या करा, हमने एडिशन कर दिया कैपिटल स्टॉक में, यानी कि हमारे पास थी ही नहीं मशीन और हम लेके आ गए, तो दैट इज़ एडिशन। एंड हमारे पास थी वो बेकार हो गई थी, हमने उसकी जगह नहीं लगाई, तो उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब इसमें जो इतना भी हम खर्चा करेंगे दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमारे लंबे समय तक काम में आएगी। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज आर दी 3 पॉइंट्स, ये लिख लेने हैं नोटबुक में। एंड ये वाला पेज इस तरीके से तुमने बनाना है बहुत ब्यूटीफुली। जो कलर कोडिंग है, देखो 3 कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू एंड एक तुम्हारा पसंद का जो भी कलर हो, तो उसमें फिर इस तरीके से करना है। दूसरा जो तीसरा कलर है, जहाँ पर मैंने रेड यूज़ करा है ऑरेंज ये वाला, वहाँ पर तुम वो वाला कलर यूज़ कर सकते हो। गॉट इट। अब चलते हैं आगे। प्रोडक्शन बाउंड्री हो गया, जस्ट राइट दिस डाउन। एंड उसके बाद कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। दीज आर समथिंग जो कि ड्यूरेबल भी होती हैं, सेमी ड्यूरेबल भी, नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं, और कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं। अब देखो जो हमारी जो क्या कहते हैं ऐसी गुड्स जो काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं, जैसे टीवी, कार, इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, तो इनको हम बोल देते हैं ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि लंबे समय तक चलेगी। सेमी ड्यूरेबल यानी कि 1 साल या फिर 1 साल के आसपास ही चलेंगी, तो वो सेमी ड्यूरेबल हो गई, इनकी वैल्यू हाई होती है। क्लॉथ्स हो गए, क्रॉकरी हो गई, और क्या कहते हैं अपना जो फर्नीचर है वो भी अगर अराउंड 1 साल चल रहा है तो वो ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल हो गया। अगर कुछ ऐसा फर्नीचर है कि जो 10-12 साल चल रहा है, तो दैट विल बी समथिंग विच इज़ ड्यूरेबल गुड। ठीक, उनके जितना वो यूज़ करा जा सकता है उसके बेसिस पे इसका डिफ्रेंसिएशन रहेगा। इसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, इसमें टीवी भी आ जाएगा, और इसमें वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, स्कूटर भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें क्लोथ्स आ गए, क्रॉकरी आ गई, फर्नीचर
अगर 1 आध साल तक चल रहा है तो इलेक्ट्रिक गुड्स यानी कि अगर ओवन वगैरह ख़रीदा, चलो 3-4 साल भी चल जाता है। बट अगर ऐसा कुछ है जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ही चल रहा है, 1 साल के आसपास चल रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ सेमी ड्यूरेबल। तो जितनी जल्दी ख़राब होंगे उसके बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई करना है। नॉन ड्यूरेबल यानी कि अभी खरीद के अभी खा ली, बर्गर खरीद के खा लिया, इंक खरीद के पेन में डाल ली, मिल्क खरीद के पी गए, और क्या कहते हैं या फिर चाय बना ली, पेट्रोल खरीद के गाड़ी में लगा दिया तो हो गया ख़त्म। और बस मतलब एक बार उनको देखने गए, एक बार में ख़त्म हो गया क्योंकि वो दूर रहते हैं, है ना। चलो खैर जो भी है। नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, ये नहीं है कि नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, नहीं, नॉन मटेरियल गुड्स जिसको हम सर्विसेज भी बोलते हैं, सर्विसेज इज इक्वल्स टू नॉन मटेरियल गुड्स। तो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि सर्विस ऑफ डॉक्टर ले लिया, लॉयर ले लिया, सीए से हमने जाके कुछ कंसल्टेंसी ले ली, लॉयर से जाके कुछ कंसल्टेंसी ले ली, डॉक्टर से जाके कुछ कंसल्टेंसी ले ली, दैट विल बी दी सर्विसेज विच आर नॉन मटेरियल। राइट देम डाउन एंड आगे चलते हैं। अब देखो कैपिटल गुड्स, अब जितनी हमने मशीन्स पढ़ी सारी मशीन्स कैपिटल गुड नहीं होती, बट ऐसा क्यों है? देखो हमें एक सिलाई मशीन है, घर पे दादी या मम्मी अगर कुछ सिलाई का काम करती हैं, ठीक है, कुछ जो छोटा मोटा काम होता है वो दादी मम्मी कर लेती हैं, बट यही अगर बुटीक में हो सिलाई मशीन, दैट इज़ अ कैपिटल गुड। वो उससे कैपिटल जो है उससे जनरेट कर रहे हैं, उससे पैसा जनरेट कर रहे हैं, एंड वो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी पर्टिकुलर गुड में, यानी कि मान लो हमने कपड़ा दिया जाके उनको एंड उन्होंने सिल के हमें कुर्ता दे दिया, उसमें वैल्यू एडिशन करा, तो जो उनके पास कैपिटल गुड है, उनके पास जो मशीन है, उनके पास जो सिलाई मशीन है, उसका यूज़ करके उन्होंने उसको प्रोडक्टिव चीज़ बनाई। गेटिंग इट? थोड़ी सी इसमें स्क्रीन में बफरिंग आ रही थी, है ना। तो उसका यूज़ करके उन्होंने एक कैपिटल गुड बनाई है, तो सॉरी उसका यूज़ करके उन्होंने एक फाइनल गुड बनाई है। तो उस प्रोसेस में जो चीज़ इन्होंने हेल्प करी वो सिलाई मशीन है, एंड उस टाइम पर वो कैपिटल गुड है। बट घर पर अगर दादी कुछ सही कर रही हैं या फिर मम्मी कुछ सही कर रही हैं सिलाई मशीन में, के सिलाई मशीन के थ्रू हमारे कपड़ों में कुछ स्टिचिंग कर रही हैं, ऑल्टरिंग कर रही हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गुड इन दैट मोमेंट, ठीक है। तो अगर सिलाई मशीन हम खरीद के आ गए तो दैट विल बी समथिंग विच इज़ फाइनल गुड, एंड टेलर शॉप में हुई तो दैट विल बी समथिंग विच इज़ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक, विच आर यूज बाई द प्रोड्यूसर, यूज एज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स की तरह यूज़ होंगी। अब देखो तुम्हें एक बात और बता दूँ, ड्यूरेबल गुड्स जो है ना, इसको कई बार एक कॉमन तरीके से टर्म करा जाएगा फॉर सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल, इनको साथ में लिख दिया जाएगा एज अ ड्यूरेबल गुड। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेमी ड्यूरेबल होगी ये ड्यूरेबल ही होगी, दिस इज समथिंग जो साथ में लिख के बुक में भी एनसीईआरटी में भी ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स नॉट एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये क्या बात हुई? प्रोड्यूसर गुड्स नॉट एज कंज्यूमर गुड्स, पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं। गुड्स आर ओनली दो, कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स जो कि प्रोड्यूसर विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि प्रोड्यूसर गुड की तरह उन्हें यूज़ करा गया है, कंज्यूमर गुड्स की तरह यूज़ करा गया है, तो वो जो हैं कैपिटल गुड नहीं कहलाएंगी, ये बोल रहे हैं। अब क्या दूसरी बात, सारी की सारी कैपिटल गुड्स जो होती हैं आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर समथिंग जो कि हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगी। प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमें रॉ मटेरियल भी लगता है और फिक्स एसेट भी लगते हैं, तो जो रॉ मटेरियल है वो तो हमारी जो है कैपिटल गुड नहीं होएगा ना। कैपिटल गुड जो है दैट इज़ समथिंग जो कि फाइनल गुड है, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने आप को अपना रूप नहीं बदल लेगी, अपना रूप नहीं बदल लेगी, और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो दैट इज समथिंग विच इज़ फाइनल गुड। बट रॉ मटेरियल इज समथिंग विच इज़ इंटरमीडिएट गुड। समझ रहे हो बात को? तो कैपिटल गुड क्या है? एक फाइनल गुड है, रॉ मटेरियल जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड है। तो इसीलिए सारी की सारी जो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गई? रॉ मटेरियल भी हो गया, फिक्स एसेट भी हो गया, यानी कि जो मैंने मशीन लगाई, सिलाई मशीन है और हमारे पास कपड़ा है, ठीक, जो हमने जाके कपड़ा दिया दैट इज़ रॉ मटेरियल, और उससे क्लोथ बन के आ गया, शर्ट बन के आ गई। कॉटन दिया, यान दिया, उससे यान इज़ रॉ मटेरियल, एंड कॉटन जो शर्ट बनी दैट इज़ द फाइनल गुड। बट जिस मशीन से बनी दैट इज़ फिक्स्ड एसेट एंड दैट इज़ फाइनल गुड। रॉ मटेरियल जो है वो इंटरमीडिएट गुड है। गेटिंग द डिफरेंस? थोड़ा सा तुम ध्यान से सोचोगे समझोगे आ जाएगा चीज़ समझ, ठीक है। मैंने समझा दिया, इसमें और समझने की जरूरत नहीं है। दस, वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, दिस इज द डिफरेंस। अब ये हमारी दो बातें जो हैं अच्छे से हमें समझ में आ गई हैं। सारी मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि अगर हम घर पे लेके आ रहे हैं स्विंग मशीन को, दैट विल नॉट बी क्या कहते हैं वो कैपिटल गुड। बट और अगर टेलर वाले लेके जा रहे हैं तो वो कैपिटल गुड हो जाएगी। और अगर वो रॉ मटेरियल है तो वो क्या कहते हैं कैपिटल गुड नहीं होगा, बट वो प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन में काम आ रहा है। तो इसलिए ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स
जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं, अब जो फिक्स्ड एसेट हैं ये तो प्रोड्यूसर गुड है ही ना, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन में काम आ ही रहे हैं, तो सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। एंड कैपिटल गुड्स में भी वो वाली कैपिटल गुड्स जो कि देखो, ये हमने क्या बोला, स्विंग मशीन अगर हम घर पे लेके आ गए तो वो तो कैपिटल गुड ही नहीं बनी, मगर अगर वो कैपिटल गुड बन गई तो दैट इज समथिंग जो कि वो प्रोड्यूसर गुड भी बन गई। समझ गए बात को? सो अभी ये वाली जो चीज़ें हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। जस्ट रीड दिस वंस एंड राइट दिस डाउन। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, आई रिप्लाई दैट। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। पहले सिमिलैरिटी देखते हैं। देखो सिमिलैरिटी क्या है, एक तो ये दोनों फाइनल गुड्स होती हैं, और ये जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, नेशनल इनकम सॉरी एस्टिमेट होती है। नेशनल इनकम कैलकुलेट यानी कि हर एक बंदा कितना कमा रहा है अच्छे से तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको एक एस्टिमेशन ही लगा सकते हो। सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट या फिर एस्टिमेट करने में जो है ये दोनों ही यूज़ होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बल्कि नहीं आती उसमें। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये सिमिलरिटी हो गई, तो दोनों फाइनल गुड्स और दोनों नेशनल इनकम में आती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं आती नेशनल इनकम में? देखो नेशनल इनकम इज समथिंग जो पूरे देश में कितने लोगों ने कमाया उसमें हमें बताएगी कि हाँ दिस इज समथिंग जो हमारे देश में जितनी इनकम जनरेट हुई, नेशनल इनकम इज दैट, जीडीपी हम उसको बोलते हैं। तो जितनी सॉरी फॉर द ब्रेक, बट जितनी भी हमारी पूरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक इकोनॉमी में, ठीक, उसकी जो भी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू हम लेते हैं। फाइनल वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो इंटरमीडिएट गुड्स अगर हम ले लेंगे, जो हमारी कॉटन बनी, कॉटन से यान बना, यहाँ पर देखो प्रोडक्शन बाउंड्री इसलिए तो काम करती है। अब ये 50 को भी ऐड करेंगे, 80 रुपये के जी को भी ऐड करेंगे, 200 रुपये के जी को भी ऐड करेंगे अगर हम, तो फिर जो है देखो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 80 प्लस 50 कंसीडर करें अगर एक के जी ही बनाया सारा कुछ, तो ये कितना हो गया 13, तो 330 हो गया। बट जबकि एक्चुअल में तो 200 रुपये की गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, इसी में तो ऐड ऑन हुआ है। बैकग्राउंड से जो वॉइस आ रही है अभी उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक, तो दिस इज समथिंग विच इज़ देयर। तो इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बनने से पहले जो लगती हैं, जितनी भी सारी गुड्स होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स जैसे होती हैं, तो इसकी वैल्यू को हम ऐड ऑन नहीं करते क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। ये वाली चीज़ को हम आगे अच्छे से लिख लेंगे, बट दैट इज समथिंग जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। एंड फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, और फाइनल गुड्स जो है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों फाइनल गुड्स होती हैं, इसलिए इनकी वैल्यू दोनों की इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। दिस इज द सिमिलैरिटी। एंड फाइनल गुड्स जो हैं दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, दिस इज ऑल्सो द सिमिलैरिटी बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब इनका डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी हमने देख लिया, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दिस कि एक तो ये सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ये तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन हो जाता है, बट ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन इससे नहीं होता। ये किसी ना किसी चीज़ को बनाती हैं और उसके थ्रू फिर सेटिस्फैक्शन होता है। ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में हेल्प करती हैं, फिर उससे सेटिस्फैक्शन होता है। बट दिस इज समथिंग, कैपिटल गुड इज समथिंग जिसमें और खुद में वैल्यू एडिशन नहीं होता, तो इसलिए ये कंजम्पशन गुड ही है और फाइनल गुड ही है। ठीक, वो वाली तो अलग बात हो गई, बट ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन में हेल्प हमें नहीं करती, ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन में हमें हेल्प कर लेती है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं लाइफ टाइम ऑफ यूज़ की, कितने टाइम तक हमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो है मोस्टली लिमिटेड होता है कि मोस्ट ऑफ दीज हैव लिमिटेड लाइफ टाइम। जितनी भी हमारी कैपिटल गुड्स हैं, सॉरी जितनी भी हमारी कंजम्पशन गुड्स हैं, इनकी बर्गर खरीद के खा लिया और क्या कहते हैं वो एसी खरीद के घर पे लगा लिया, जो भी है, जो हमने 4 कैटेगरी पढ़ी है ना, तो जितनी भी हमारी कंजम्पशन गुड्स होती हैं दैट इज़ वो एसी कैटेगरी में ज़्यादातर आती हैं। ठीक, तो इसलिए वहाँ पर मोस्टली लिखा गया है, क्योंकि देखो टीवी कार भी हमारा ड्यूरेबल गुड है, तो इसलिए इनके जो लाइफ टाइम है यूसेज का वो लिमिटेड होता है। बट अगर हम मशीन्स देखें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जितनी भी मशीन्स लग रही हैं, बड़े बड़े स्केल पे जितना भी काम हो रहा है, तो उसमें जो मशीन्स जो यूज़ हो रही हैं और जो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो लगा हुआ है, वो उसकी जो लाइफ स्पैन है ऑफ मोर देन 1 ईयर, वो जनरली ज़्यादा ही होता है। देखो इसका जनरली मोर देन 1 ईयर है, क्योंकि एक तो ये सेमी ड्यूरेबल में भी आ सकती हैं और ये ड्यूरेबल भी हो सकती हैं कैपिटल गुड्स। बट जो कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो इन 3 श्रेणी में रहेंगी ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है सारी। टीवी कार तो क्योंकि उसमें ही आ जाएगा, अब बहुत सारे एग्जांपल इसके भी ऐसे हैं जो इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, तो ज़्यादातर इधर रहेंगे, मगर इसका भी जो भी एग्जांपल आएगा तो वो थोड़े बहुत आएंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो है लिमिटेड लाइफ टाइम होता है इनके यूज़ का, बट इसका जो होता है वो जनरली ज़्यादा होता है 1 साल से। ठीक है, तो ये इन जनरल वाली बातें हैं, कोई स्पेसिफिक गुड को पकड़ के बातें निकली गई हैं।
नेचर ऑफ डिमांड क्या है, इसकी तो डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं हम, ठीक है, शर्ट जाकर खरीद के ले आए, बट इसकी जो डिमांड है उसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं, क्योंकि देखो जितनी हमने शर्ट खरीदनी है उस हिसाब से जैसे मान लो 100 शर्ट एक मशीन बनाती है, तो हमें अगर 200 शर्ट की डिमांड है तो इसीलिए हमें 2 मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो इनकी जो डिमांड है दैट इज़ अ डिराइव डिमांड ना, ये जितनी कंज्यूमर ने कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करी उससे हमने आइडिया लगाया कि हमें कितनी कैपिटल मशीनरी चाहिए होगी, कितनी हमें फिक्स एसेट चाहिए होंगे, तो दैट इज़ की कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो डिराइव डिमांड है, ये इसके थ्रू बन के आई है। डिराइव्ड इज समथिंग जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंज्यूमर गुड्स की जो जितनी डिमांड है उतनी डिमांड हमारी कैपिटल गुड्स की उस हिसाब से ही होएगी, तो इसके लिए जो इसकी डिमांड है उसको डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं एंड इसमें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमने देख लिया था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, अगर हम कंज्यूमर गुड्स को खरीद रहे हैं, अगर कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होगा। मेरे को क्या कहते हैं शर्ट बढ़िया मिल गई, मैं खुश हो गया, मेरे को एसी मिल गया, मेरे को टीवी मिल गया, मेरे को क्या कहते हैं किताबें मिल गई, मैं खुश हो गया भाई साहब, है ना। तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा बढ़ जाता है और जो है लोगों का वेलफेयर होता है, लोग खुश हो रहे हैं यानी कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट यही होता है। बट अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जैसे मान लो 100 शर्ट बना सकती थी अगर एक मशीन, और हमने एक और मशीन बना दी, तो अब 200 शर्ट एक इकोनॉमी में बन सकती हैं। दैट इज़ समथिंग जी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है इकोनॉमी की, और इससे जीडीपी प्रोफाइल होती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ जो है इससे बढ़ती है। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया एंड ये सिमिलैरिटी हो गई। देखो, पढ़ो, समझो एंड लिख डालो। समझ लिया है तुमने, देख भी पहले लिया था, अब बस लिखने का है, इसको थोड़ा सा लर्न करके लिख दो, ठीक है। और ये जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, देखो थोड़ा सा तुमने जान लगानी है, बस हो जाएंगे लर्न, जैसे हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 में कर रहे थे उस तरीके से कुछ ना कुछ करके बना लो इसका भी। SLNNE जो भी है करके बढ़िया से कर लो, ठीक। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो इंटरमीडिएट गुड्स, एक तो मीनिंग आ गया प्रोडक्शन बाउंड्री में, क्योंकि देखो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अगर हैं तो इंटरमीडिएट गुड है, और फाइनल गुड कब है, जब प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी। वैल्यू एडिशन इसमें येट टू बी एडेड, एंड वैल्यू इसमें और ऐड होने की जरूरत नहीं है। नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड नहीं करते और इसको इंक्लूड करते हैं। इसको इंक्लूड क्यों नहीं करते उसका आगे रीज़न है। बट इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर इज समथिंग जो हम एक प्रॉपर ईयर लेते हैं, तो उसमें जो भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है वो आ जाएगा रॉ मटेरियल, ठीक। उसके बाद रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब देखो, मैंने एक कार के शोरूम में जो कार खड़ी है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एंड जेन्युइन पॉइंट। एक जो कार के शोरूम में कार खड़ी है दैट इज़ समथिंग जिसमें, अब देखो जो शोरूम वाला है उसने 80,000 रुपीज़ की एक कार को ख़रीदा, शोरूम वाले ने 80,000 रुपीज़ की कार को ख़रीदा। पीछे की जो नॉइज़ है उसको प्लीज़ इग्नोर करना, आई एम ट्राइंग कि मैं माइक अरेंज कर लूँ जल्दी से जल्दी, तो जैसे ही वो आ जाएगा ये जो प्रॉब्लम्स है होपफुली कम हो जाएंगी। तो बट येस, अगर एक शोरूम वाले ने 80,000 रुपीज़ की कार खरीदी तो वो उसको बेचेगा 1 लाख की मार्केट में। दैट इज़ समथिंग, उसमें 20,000 का जो वैल्यू एडिशन उसने करा, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ ना, तो इसलिए अब जो उसने 80,000 की कार खरीदी तो दैट कार इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, गेटिंग द थिंग्स। तो अगर रीसोल्ड होती हैं तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगी। बट फाइनल गुड्स आर समथिंग जो कि परचेज करी गई हैं फॉर द फाइनल कंजम्पशन, या फिर प्रोड्यूसर ने परचेज करी हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहती हैं, ये रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड ये फाइनल यूजर्स के यूज़ के लिए रेडी नहीं है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती हैं एंड फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हैं। वैल्यू इसमें ऐड नहीं होती, मतलब वैल्यू इसमें और ऐड होनी है और इसमें ऐड नहीं होनी, ये इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में। ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्ट इज दैट, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो नेशनल प्रोडक्ट इज दैट, और वही कितनी इनकम है उसमें इंक्लूड ये होता है। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होती, क्योंकि वाई द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हम जो यहाँ पर हमने देखा था ना, ये जो हमने देखा, ये फाइनल गुड्स जो ये बनी, इसमें इसकी भी वैल्यू आ गई, इसमें इसकी भी वैल्यू आ गई, ठीक है। जो लेटेक्स से रबड़ बना उसमें इसमें इसकी वैल्यू आ गई एंड इसमें इसकी वैल्यू आ गई, तो इसलिए वैल्यू जो है ऑलरेडी इंक्लूसिव हो गई, उसमें इंक्लूड हो गई। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक। अकॉर्डिंगली होता क्या है, इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम,
इसीलिए उनको इंक्लूड नहीं करते। अदरवाइज अगर इंक्लूड कर लें तो देयर वुड बी डुप्लीकेशन, 2 बार इंक्लूड हो जाएगी ना जो वैल्यू है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो डबल काउंटिंग इसको हम बोलते हैं, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड मोर देन वंस। अब हमने क्या करा, एक चेयर जो है 2000 की ऑलरेडी कंटेन्स द वैल्यू ऑफ वुड जिससे मिलके वो बनी है, जो कि वुड जो थी 1000 रुपये की थी, सॉरी 10,000 की थी, और जो चेयर हमारी बनी वो 20,000 की बनी। अगर हमने ये दोनों को ऐड कर दिया 20 और 10 तो ये 30 हो गया, जिससे हमारी जो 1000 रुपये की काउंटिंग है वो 2 बार हो गई ना। एक तो 1000 रुपये इसमें भी है, 1000 रुपये इधर भी है, तो ये 2 बार काउंट हो गया। तो इसलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ना हो और हमारी जो कैलकुलेशन जो वैल्यू जो हमारी एस्टिमेशन है वो एक एकदम नियर टू एक्यूरेट आए। So for that purpose, we do not include the value of intermediate goods in the estimation of national income. So this was something जो हमें आज पढ़ना था एंड हमारा आज का हो गया टारगेट। अब बस एनसीईआरटी से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी में भी यही सारी बातें लिखी हैं, एनसीईआरटी से ओवरव्यू लेते हैं। नोटबुक देख लो किस तरीके से अभी तक का आज के ये जो काम है, कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो बस ये 8 पेजेस अभी तुमने साथ साथ लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया, मगर नहीं लिखे हैं तो ये लिख लो, ज़्यादा देर का काम नहीं है, लिख के ख़त्म करो। एंड ये हमने आज कर लिया है, जितना लिखोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्ज़ाम में लिख के ही आना है, तो लाइक इट इज़ अ नॉर्मल दिन चल रहा है हमारी, तो हम लिख के आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं एनसीईआरटी पे, स्किम करते हैं उसको एंड फिर कंक्लूड करते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस के साथ। सो हेयर इज़ दी एनसीईआरटी एंड हमने कहाँ तक को पढ़ लिया था, यहाँ तक का पढ़ लिया था कि उनको फाइनल वर्ड्स बोल देते हैं। अब आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलें तो कैसे चलते हैं, ऐसे चलेंगे, पैरों से चलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, वाई डू वी कॉल दिस अ फाइनल गुड, बिकॉज once it has been sold इट पासिस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। अच्छा देखो, नोटबुक की मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, नोटबुक इसको मेंटेन करना इज़ नेसेसरी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो देखो हम एक अपना एक रिसोर्स बना रहे हैं, जो हम अभी एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद नोट्स विल बी दी समथिंग जिससे हम बार बार पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे नोट्स, हमारी जितनी भी आसपास की चीज़ें दिखेंगी ना, हम उससे मिल के एक अपना रिसोर्स बना रहे हैं। जितना हमें बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड होगा सारा का सारा उस नोटबुक में होगा। तो नोटबुक बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस चीज़ को स्किप मत करना एंड इस चीज़ को हल्के में मत लेना। बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स होगा। सारे बस लास्ट में इस चीज़ के लिए रहते हैं कि भैया नोट्स दे दो, मतलब मेरे से कोई नहीं बोलता, एक दूसरे से सारे अपने दोस्तों से करते रहते हैं। ठीक है, मैंने तो अभी ऐसे बताने लग रहा हूँ तुम्हें सारी चीज़ें, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जितना डेली आई एम टेलिंग यू बनाने के लिए नोट्स, उतना बनाते रहो एंड नोटबुक को प्लीज़ कंप्लीट रखो। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। अभी यहाँ पर वाई डू वी कॉल दिस फाइनल गुड्स, यहाँ पर जो ये फाइनल गुड्स बनी, ठीक है, और प्रोडक्शन नहीं होना और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना, तो इनको फाइनल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वंस इट हैज़ बीन सोल्ड आउट इट पासिस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। एंड ये प्रोडक्शन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक फ्लो है उससे बाहर चला जाता है। इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ द प्रोड्यूसर के हाथ में इसका कोई और प्रोडक्शन नहीं होएगा। दैट्स वाई वी कॉल इट अ फाइनल गुड। एंड हम इसको क्या कहते हैं, बस ये बात है, फाइनल गुड हम इसीलिए बोलते हैं। इट में हाउएवर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ अल्टीमेट परचेजर। जो परचेजर है उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है। इनफैक्ट मैनी फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन। अगर टी लीव्स ले रहे हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कंज्यूम ऐसे ही नहीं कर ली जाएंगी, उसको ड्रिंकेबल टी बनाया जाएगा एंड तब कंज्यूम करा जाएगा। बट वो ऐसा कुछ नहीं है जो हम उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन करके उसमें इकोनॉमिक वैल्यू डाल लें। 3 चीज़ें थी, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, और एक है इकोनॉमिक वैल्यू का एडिशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तभी वो फाइनल या फिर इंटरमीडिएट होगा। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, मतलब इन 3 चीज़ों के बेसिस पे ही हम जो है चीज़ को जज करेंगे। ठीक, बट कुकिंग एट होम इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इवन दो, क्योंकि देखो घर पर हम बना रहे हैं और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब इसको हम बेच के मार्केट में पैसा नहीं जनरेट कर रहे, तो इसलिए द प्रोडक्ट इन्वॉल्व अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। होम कुक्ड फूड जो होता है मार्केट में नहीं बेचा जाता। हाउएवर इफ सेम कुकिंग और टी ब्रूइंग वॉज डन इन अ रेस्टोरेंट एंड वेयर द कुक्ड प्रोडक्ट वुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स, देन दी सेम आइटम्स सच एज टी लीव्स वुड सीज टू बी फाइनल गुड्स। तब वो फाइनल गुड्स बन जाती। अगर ये किसी रेस्टोरेंट में काम हो रहा होता काउंट, इनको फिर हम इनपुट की तरह काउंट करते, टू विच द इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कैन टेक प्लेस, क्योंकि उसमें फिर
अभी इनपुट लगे हैं, उसमें अगर हम रेस्टोरेंट में बेचते तो उसमें और कुछ ना कुछ पैसे ऐड करके बेचते। 50 रुपये का हमारा सारा का सारा सामान बन गया तो हम उसको 100 रुपये का बेचते, वैल्यू एडिशन करते इकोनॉमिक वैल्यू का। तो ये बेसिकली बस ये बता रहे हैं कि एंड यूज़ पे बेस्ड है इनकी सारी सारी बातें। दस इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ गुड, बहुत प्यारी इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखनी भी है। दस इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ द गुड बट इन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज़ दैट इट बिकम्स अ फाइनल गुड। ठीक है, बहुत प्यारी लाइन है, इसको तुम हाईलाइट करके रख सकते हो। और अगर जैसे लर्न कर लो और कहीं आंसर में यूज़ करनी हो तो यू कैन यूज़ दिस, इट इज़ अ गुड लाइन, इट इज़ अ गुड लाइन, गुड लाइन। अभी अगर नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में भी लिख सकते हो। ठीक, ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, वो हमने देख लिया है। गुड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन आर कंज्यूम्ड, रिक्रिएशन यानी कि किसी ना कुछ कर कुछ का कुछ बना देना, मतलब रिक्रिएशन यानी कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना, सर्विसेज की बात कर रहे हैं। आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। गुड्स फूड क्लोथिंग यानी कि गुड्स और सर्विसेज अगर अल्टीमेट कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है तो वो कंजम्पशन गुड्स होंगी या फिर कंज्यूमर गुड्स होंगी, यही हमने देखा था। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, जो कि अब देखो इन्होंने बोला गुड्स या सर्विसेज, अब हम कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर सर्विसेज बोल लें, मतलब कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड बोल लें, तो दैट इज समथिंग विच इज़, इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड हमने कर लिया, बट कन्वीनियंस के लिए हम इसको कंज्यूमर गुड बोलेंगे, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। देन देर आर अदर गुड्स दीज आर दैट आर ड्यूरेबल कैरेक्टर, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, टूल्स, इम्प्लीमेंट एंड मशीन्स, वाइल दे मेक प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटीज़ फीजेबल, वो जो अदर कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन है उसको करने में हेल्प करते हैं, उनको बढ़िया साकार बनाते हैं। दे themselves do not get transformed in the production process, वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, दीज आर टूल्स। ठीक है, वाइल दे मेक प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दी अदर कमोडिटीज़ फीजिबल, वो खुद किसी और चीज़ में ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो शर्ट बनाने वाली मशीन थी उसमें जब हमने कॉटन यार्न डाली तो जो मशीन है उसी की शर्ट बन गई, ओह वाह, नहीं ऐसा नहीं होता यार, इसलिए वो खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, बट जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एंड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको करने में फैसिलिटेट करते हैं, उसको फीजिबल बनाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, और उसको वो, इसलिए हम उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट कंसिडर्ड फाइन, दे आर नॉट फाइनल गुड्स टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम्ड, दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स, बट ये अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए नहीं है। समझ रहे हो बात को? अनलाइक द फाइनल गुड्स that we have considered above, they are crucial backbone of any production process, they are the crucial backbone of any production process in the aiding and enabling the production to take place, इनकी वजह से प्रोडक्शन हो पा रहा है। these goods form a part of capital and form a part of capital, one of the crucial factors, हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये कैपिटल का पार्ट बनाते हैं जो एक बिजनेसमैन लगाता है अपने बिजनेस में। सो ये क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन विच द प्रोडक्टिव एंटरप्राइज हैज़ इन्वेस्टेड, उसने इन्वेस्ट करा है। सो एंड दे कंटिन्यू टू अनेबल द प्रोडक्शन प्रोसेस टू गो ऑन फॉर कंटिन्यूस साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, मशीन ख़राब हो गई दूसरी मशीन ले आएंगे, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं और उसको ऑन गोइंग बनाते रखते हैं, कॉन्टिन्यूस बनाए रखते हैं। दीज आर द गुड्स, दीज आर कैपिटल गुड्स एंड दे ग्रेजुअली अंडरगो वेयर एंड टीयर, इसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टीयर होगा ही होगा, मतलब जैसे यूज़ करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। अब ये जो वेयर एंड टीयर है इसको हम रिपेयर भी करा लेंगे, एंड इसको जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो अब देखो डेप्रिसिएशन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। स्टॉक ऑफ द कैपिटल दैट एन इकोनॉमी पोजेस इज दस preserved, maintained and renewed partially wholly over time, and this is some important discussion that we will follow, ये अभी आगे आएगा। We may note here that some commodities like television set, automobiles or home computers, although they are for ultimate consumption, have one characteristic in common with capital goods, कि ये ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, जो हमने कंज्यूम कर लिया, हमने टेलीविज़न खरीद लिया, हमने कुछ खरीद लिया, सो दैट इज़ समथिंग जो वो भी ड्यूरेबल है और कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल हैं। दैट इज़ दे आर नॉट
extinguished by immediate or even short period of consumption. जल्दी से extinguish नहीं होते, ड्यूरेबल का मतलब समझा रहे हैं. They have a relatively long life as compared to articles such as food or even clothing. ठीक है, क्लोथिंग और उससे ज़्यादा वैल्यू एक टेलीविजन और एक लैपटॉप और जिस टैब से मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी भी ज़्यादा ही लाइफ है उससे. शर्ट भी चलो ठीक है चलती जाएगी, बट बर्गर से तो ज़्यादा ही है ना, खाने से तो ज़्यादा है. ऑल्सो दे ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टीयर एंड ग्रेजुअल यूज़ एंड विद ग्रेजुअल यूज़ एंड ऑफन नीड रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट. दैट इज़ मशीन का कोई पार्ट अगर रिप्लेस करना है तो उसको प्रिजर्व, मेंटेन और रिन्यू करा जाता है. दिस इज़ वाई वी कॉल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. इनको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं. ये बात इन्होंने बोल दी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली. ठीक है. दस इफ़ वी कंसिडर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, अगर हम सबको कंसिडर कर लें इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, either in the form of production or consumption goods, तो as final goods they do not undergo any further transformation in the economic process. फाइनल गुड्स की एक कंक्लूजन वाली बात हो गई. ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंक्लूजन टाइप है. कंक्लूजन फॉर फाइनल गुड्स. बैकग्राउंड नॉइज़ इसको प्लीज़ इग्नोर करें. आई एम ट्राइंग कि अगर कुछ इसका हो जाता है तो क्या कर दिया. चलो कंक्लूजन आ गया. फाइनल गुड्स इन्होंने बता दिया कि क्या होते हैं, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जिनमें नहीं होने वाला. ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी थ्रू इकोनॉमी, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड अप करते हैं फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स इधर. सच गुड्स कैन बी यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज मटेरियल इनपुट्स. एग्जांपल स्टील की शीट वो यूज़ हो सकती है. अब वो यूज़ होएगी ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी वगैरह बनाने में. कॉपर यूज़ होएगा यूटेंसिल को बनाने में, तो इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोल देंगे. मोस्टली रॉ मटेरियल और इनपुट जो प्रोडक्शन में लगते हैं और ये फाइनल गुड्स तो नहीं होते, तो इनको हम इंटरमीडिएट गुड बोल देते हैं. नाउ टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया जी टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो हम पहले बात कर रहे थे, वी नीड टू हैव अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एग्रीगेट लेवल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. उसका एक हमें क्वांटिटेटिव मेजर होना चाहिए, यानी कि किसी क्वांटिटी में हम उसको मेजर कर सकें जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बन रही हैं. हाउएवर in order to get a quantitative assessment, a measure of the total final goods and services produced in the economy, it is obvious that we need common measuring rod. कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम कॉमनली मेजर कर सकें किसी चीज़ को, और क्या कहते हैं, कॉमन मेजरिंग रॉड चाहिए. वी कैन नॉट ऐड मीटर्स टू क्लोथ विद दी टन्स ऑफ राइस. ठीक है, सीधी सीधी बात है कि 1 मीटर क्लोथ बना और राइस कितने बने, तो इसलिए हम कॉमन मेजरिंग रॉड को जो है वो मनी बना देते हैं. मनी इज़ आवर कॉमन मेजरिंग रॉड. मनी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज बनी. ठीक है. सिंस ईच ऑफ दीज कमोडिटीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर सेल, क्योंकि सेल के लिए ही प्रोड्यूस हो रही हैं, द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज डाइवर्स कमोडिटीज़ गिव अस द मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट. सम टोटल ऑफ जो इनके पैसों का अगर हम सम टोटल करते हैं, जो ये डाइवर्स कमोडिटीज़ हैं ये मेजर दे देती हैं हमें एक फाइनल आउटपुट. हमें एक इससे हम मेजर कर सकते हैं. बट वाई आर वी मेजरिंग द फाइनल गुड्स ओनली? Surely intermediate goods are crucial inputs to any production process and a significant part of our manpower and capital stock. कैपिटल स्टॉक का भी में भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्यों नहीं डाल ले इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. हाउएवर सिंस वी आर डीलिंग with the value of output, we should realize that the value of final goods has already been included in the value of intermediate goods that have entered into their production as inputs. वो फाइनल गुड्स बनने में उनकी वैल्यू को ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया ऑलरेडी, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है. वही वाली बात जो हम पढ़ के आ चुके हैं वही सारी लिख रही है. काउंटिंग देम सेपरेटली विल लीड टू द एरर ऑफ डबल काउंटिंग, whereas considering the intermediate goods may give a fuller description of the total economic activity. Counting them will highly exaggerate the value of final goods of the फाइनल वैल्यू जो है उसको एग्जैगरेट करेगा, यानी कि वो बढ़ा के दिखाएगा. तो दिस इज़ समथिंग जो हमें आज पढ़ना था, यहीं तक हमें पढ़ना था, एंड इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 5 एंड होता है एंड इस चैप्टर का लेक्चर 1. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज तभी हमने पढ़ा उसकी स्लाइड्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का जो लिंक है, इकोनॉमिक्स में लेक्चर पीपीटीज़ में, मतलब ये फोल्डर के नाम बता रहा था मैं, ड्राइव का लिंक, फिर वहाँ से इकोनॉमिक्स वाला फोल्डर, फिर वहाँ से लेक्चर पीपीटीज़ वाला फोल्डर, वहाँ से तुम्हें लेक्चर 5 करके जो भी पीपीटी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी. यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम देयर. एंड अभी हम कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, दैट इज़ योर होमवर्क. पीपीटी में तुम्हें मिल जाएंगे, वहाँ से तुम करने हैं. एक क्वेश्चन उसमें है जो अभी डिस्कस करते हैं.
सो येस, दीज आर दी स्लाइड्स। आज हमने क्या क्या कर लिया है, लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया, चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए, होमवर्क क्वेश्चंस करते हैं एंड क्विक रिवीजन भी हमने देख कर ही लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। मतलब वैसे नहीं करा, बट अभी हमने क्या करा, इंटरमीडिएट गुड्स देखी, फाइनल गुड्स देखी और वही सब देख ली। और क्या रिवीजन, इतना कुछ तो पढ़ा भी नहीं है, एक फ्लो में सारा का सारा हो गया। तो हमने देखो क्या करा, हमने सबसे पहले देखा प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं। और ये तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, पीपीटी में तो मिल जाएंगे। ठीक, अभी पीपीटी और एडिट होके आएगी तुम्हारे पास। सो देखो, ये वाला क्वेश्चन करना है, दूसरी नोटबुक में करना है, क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिखना है। ये इसको तुम्हें सॉल्व करके देखना है, ये सारी की सारी चीज़ों को, कैपिटल गुड्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं और क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। अब किसी भी चीज़ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये तुम कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये इंटरमीडिएट गुड्स पे हो रहा है या फाइनल गुड्स पे हो रहा है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो टाइप के हमारे एक्सपेंडिचर हैं। एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स पर हो रहा है, पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, ये कैसे डिटरमाइन करोगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। जो फाइनल गुड पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट लीड टू सी और आई, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल इज टू बी ट्रीटेड एज द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड। जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा और जो इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा, यानी कि या तो हम फिर उसको बर्गर को खा के ख़त्म नहीं कर रहे, या फिर जो है उसको हमने ऐसी कोई प्लांट नहीं लगा रहे जिससे हमारी शर्ट बनेंगी, वैसी कोई मशीनरी नहीं खरीद रहे। हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कॉटन खरीद रहे हैं, कॉटन का यान खरीद रहे हैं जिससे हम शर्ट बनाएंगे, तो वो रॉ मटेरियल बन जाएगा और जो रॉ मटेरियल में एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा अलग हो गया। इस तरीके से, किस तरीके से, जो इसमें सी और आई में नहीं आया वो हमारा बाकी आ जाएगा, वो हमारा रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। दिस इज टू बी ट्रीटेड एज द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड लीड्स टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, दिस इज समथिंग जो एक थोड़ी सी बात थी, बट इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन अभी हम आगे करने वाले हैं। ये कुछ होमवर्क है एंड ये भी तुम्हारा होमवर्क है, तो ये सारा का सारा तुमने कर लेना है। सो येस, ये सारा का सारा होमवर्क तुमने करके आना है। टेक दिस सीरियसली एंड करके आओ, क्योंकि इससे एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है, जो मैं अभी तुम्हें सारा का सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल। जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू दिस। ठीक है, डिस्कस हम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलो ठीक है। बाकी हाँ, ये नोटबुक में लिख लेना, जो होमवर्क नोटबुक, जो प्रैक्टिस नोटबुक है ना, जिसमें क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, उसमें ये लिख लेना। तो येस, बस यही था फॉर टुडेज लेक्चर एंड होप यू लाइक्ड इट। चीज़ों को एक बार फिर से नोटबुक के थ्रू एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं एंड कंक्लूड करते हैं। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये थोड़ा सा बेसिक के बारे में देखा। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। और उसके बाद गुड्स की डेफिनेशन देखी, सर्विसेज की डेफिनेशन देखी। टेंजिबल, फिजिकल और मटेरियल आइटम्स जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी, यूटिलिटी को पोजेस करेगी एंड स्केयर्स होंगी रिलेशन टू दी डिमांड। वो ट्रांसफरेबल भी होंगी, उनकी मार्केट वैल्यू भी होगी, सोल्ड खरीदी बेची जाएंगी और प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम भी आ सकती हैं। ठीक, और इंटेंजिबल नॉन मटेरियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सर्विसेज के बारे में देख लिया। एक पार्टी परफॉर्म करेगी फॉर अनदर पार्टी, वो सेटिस्फाई करेगा तुम वांट्स को। ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, अभी अभी हो रहा है, देखो देखो है ना, हो रहा है। ठीक, विदाउट ट्रांसफरिंग फिजिकल ओनरशिप, एक जगह से दूसरी जगह ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। ये एग्जाम्पल्स हो गए। सर्विसेज, अब ये फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये आ गई। इसमें हमने ध्यान रखना है, बाउंड्री लाइन में होती है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फाइनल यूज़ कौन कर रहा है, फाइनल यूज़। दूसरा हमने ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और तीसरा हमने ध्यान रखना है वैल्यू एडिशन उसमें हो रहा है नहीं हो रहा। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो भी हो गई जो रीसेल के पर्पस के लिए हमने रख रखी हैं। डिफेंस गुड्स भी हो जाएंगी, डिफेंस गुड्स भी हमारी इंटरमीडिएट में आ जाएंगी। साथ ही साथ जो हमारी एक शोरूम में कार है वो भी हमारी इंटरमीडिएट में ही आएगी। अब ये वाली बातें हो गई। फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गई। अब फाइनल गुड्स की क्लासिफिकेशन कंज्यूमर और कैपिटल, तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, अल्टीमेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिस पे कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगी, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाएंगी। साथ ही साथ जो कैपिटल गुड्स हैं वो फिक्स एसेट है, डेप्रिसिएशन भी लगेगा उन पे, उनकी रिप्लेसमेंट या तो वो रिप्लेसमेंट करेंगे कैपिटल स्टॉक का या फिर एडिशन करेंगे कैपिटल स्टॉक में। कैपिटल वगैरह की बात हमने एनसीईआरटी से भी वाली बात पढ़ ली। ठीक, प्रोडक्शन बाउंड्री हमने अच्छे से समझ ली। ठीक है, लिखना ही है सारा का सारा नोटबुक में ऑफकोर्स। कंजम्पशन गुड्स में ये 4 हमने इनकी टाइम के हिसाब से कि कितना टाइम तक चलेंगी, उसके हिसाब से ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हमने इनको क्लासीफाई कर लिया। ज़्यादा ड्यूरेबल है तो मतलब ड्यूरेबल का मतलब हो जाएगा काफ़ी टाइम के लिए, और सेमी ड्यूरेबल का मतलब हो जाएगा 1 साल के आसपास। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करके भी ड्यूरेबल कभी कभी बोल दिया जाता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। नॉन ड्यूरेबल इज समथिंग लेके खा के खत्म हो गई। ठीक, नॉन मटेरियल में आ जाएगा ये सारा की सारी, यानी सर्विसेज। नॉन मटेरियल गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं।
हमने यहाँ पे भी पढ़ा नॉन मटीरियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर नॉन मटीरियल सर्विसेज, उनको हम नॉन मटीरियल गुड्स, उनको हम सर्विसेज बोल देते हैं। कैपिटल गुड्स, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स एंड ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आता है और रॉ मटेरियल जो है वो इंटरमीडिएट गुड है, वो फाइनल गुड नहीं है, तो इसलिए कैपिटल गुड नहीं है। इन दोनों में कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में क्या फ़र्क होता है? एक फ़र्क ये होता है कि दोनों फाइनल, एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों फाइनल गुड हैं, एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों नेशनल इनकम में आते हैं। और फ़र्क क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स से लेके डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन इसमें होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है। ये लिमिटेड ड्राइव के लिए होती है, ये इसका लाइफ स्पैन जनरली ज़्यादा होता है, इसकी डिमांड डायरेक्ट होती है। कितनी डिमांड कंज्यूमर गुड्स की, उसके ऊपर इसकी डिमांड डिपेंड करेगी कैपिटल गुड की, इसलिए डिराइव डिमांड हो जाएगी। कंजम्पशन गुड्स जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस पर होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये लोगों का वेलफेयर करेगी, मुझे खुश करेगी, प्रोडक्टिविटी जो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो बढ़ाएगी। कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, और ये कैपिटल गुड्स का होगा तो इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ेगी और जीडीपी जो है उससे प्रोपेल करेगी, यानी कि जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या फ़र्क है, ये हमने सारा का सारा देख लिया कि ये रॉ मटेरियल है या तो रॉ मटेरियल वगैरह है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है खुद अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसको रीसेल करा जा सकता है। और ये जो है फाइनल गुड्स जो है, बल्कि फाइनल गुड्स जो है परचेज करी जाती है कंज्यूमर के द्वारा फॉर द फाइनल कंजम्पशन, और ये परचेज करी जाती हैं या फिर या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए हम परचेज कर लेंगे या फिर प्रोड्यूसर जो है वो ले लेगा इसको। ये रीसेल के लिए होंगी कार में, शोरूम में कार, और या फिर ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होंगी। प्रोडक्शन बाउंड्री में ये रहती हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती हैं, इसमें वैल्यू ऐड होनी है, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होनी, और इसमें क्या कहते हैं ये इंक्लूड होंगी एस्टिमेशन में, ये नहीं होंगी इंक्लूड, और ये हमारी इंक्लूड होंगी फाइनल गुड्स। ठीक, अब ये इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते? हम इस वजह से इंक्लूड नहीं करते क्योंकि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो फाइनल गुड्स की में उनकी वैल्यू ऑलरेडी आ जाती है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर करेंगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, और ये एग्जाम्पल आ गया। दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। जस्ट लाइक इट, शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट, एंड तुम अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सपोर्ट शो करो, कुछ डाउट है डीएम करो, इंस्टा पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सारे रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, चीज़ें धीरे धीरे और बढ़िया लेवल पर होती जाएंगी। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इन दिस प्रोडक्टिव प्रोसेस, जो भी हम सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी सारी, देखो बहुत ही बड़ा नेटवर्क अभी हमने क्रिएट करना है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, सबसे पहली चीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। एंड अगर तुम इफ़ यू होल्ड सम स्किल्स और तुम चाहते हो कि इस जर्नी का पार्ट बनो एंड हमारी कुछ मदद करो जिज्ञासा रश की, अपने क्यूरियस भैया की, तो उसके लिए भी इफ़ यू आर ओपन देन यू कैन जस्ट DM ऑन द इंस्टाग्राम। तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें, मतलब वहाँ पर बात कर लेंगे ना कि क्या क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन प्रोवाइड दैट, अगर कुछ तुम कर सकते हो, सो डेफिनेटली वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स दिस जर्नी टुगेदर। ठीक है, तो इस क्यूरियोसिटी ड्रिवन लर्निंग की जर्नी में हम साथ चलेंगे। तो यस, इतनी सारी बातें थी। इसका डिस्क्रिप्शन, ये जो PDF है तुम्हें मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स का PDF तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद मिलेगा, बट इसके स्क्रीनशॉट आई विल पुट इट ऑन दी PPT, वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, बस यही सब हो जाएगा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहो। NCERT ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, जस्ट लगे रहो। बस ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार ख़त्म करते हैं और फिर बहुत ही एक्चुअल गोल्ड वहाँ से हम करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, NCERTs को ख़त्म करके और बोर्ड के लिए जितना रिक्वायर्ड है उसको ख़त्म करके। सो यस, सब्सक्राइब, शेयर इट, लाइक द वीडियो एंड शो योर सपोर्ट। और अगर कुछ भी आइडियाज़ हैं, कुछ फीडबैक हैं, कमेंट करो, DM करो इंस्टा पे, वी विल डू दिस। ठीक है ना, जितने मेरे पास आइडियाज़ हैं, जिस तरीके से हम लर्निंग को इनकलकेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ डिफरेंट आइडियाज़ हैं, तुम करो, साथ में मिलके कुछ ना कुछ बढ़िया हम बना देंगे। एंड कलेक्टिवली इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या, हम बहुत ही सारी चीज़ें सीख जाएंगे एंड बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। सो यस, दिस साइड योर क्यूरियस भैया साइनिंग ऑफ। जिज्ञासा रश पे तो तुम हुई ना, ठीक है। सो योर क्यूरियस भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राधे राधे।